नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है सीड टेक्नोलॉजी का, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहने वाली है आपके लिए है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी इस क्लास को देख सकें और मौके का फ़ायदा उठा सकें। और अगर इस क्लास की आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको जो जो थंबनेल दिखाई दे रहा होगा नंबर, उस नंबर पे आपको फ़ोन पे करना होगा। क्या करना होगा? फ़ोन पे करना होगा, तो क्लास की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसका शुल्क केवल और केवल 10 रुपये, केवल 10 रुपये में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाली है सी टेक्नोलॉजी की। तो आप लोग मौके का फ़ायदा उठाइए और पीडीएफ को परचेज कर लीजिए। सो गाइज, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। तो सीड टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आया होगा। प्रश्न क्या है कि बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं, मतलब जो सीड है इसकी जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? टेट्राजोलियम टेस्ट या फिर TZ टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं, जौ, धान में बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? आंसर है 3 मीटर। गेहूं हो, जौ हो या फिर हो धान, इसमें जो बीज उत्पादन के लिए चाहे बीज आधारी हो या प्रमाणित बीज उत्पादन किया जाता हो, दूरी कितनी रखते हैं? 3 मीटर रखते हैं। तो करेक्ट जवाब 3 मीटर। नेक्स्ट है कि NSC मीन्स राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। जो NSC यानी राष्ट्रीय बीज निगम है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1963 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है भाई। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किस क्रॉप से संबंधित है? तो गेहूं व धान से संबंधित है हरित क्रांति। जो हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये शब्द दिया था विलियम गॉड ने। और भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व स्तर पर हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं। और संबंधित क्रॉप इससे कौन कौन सी? तो गेहूं व धान इससे संबंधित फसलें मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्योर लाइन सिद्धांत, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध वंश क्रम, जो प्योर लाइन सिद्धांत ये किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है संकर मक्का से संबंधित व्यक्ति कौन से? संकर मक्का से संबंधित कौन से? हाइब्रिड मेज से संबंधित व्यक्ति कौन से? सल। तो सल जो है हाइब्रिड मेज से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, वातावरण से अत्यधिक प्रभावित लक्षण कौन से लक्षण होते हैं? कौन से लक्षण हैं जो वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं? तो वो जो मात्रात्मक लक्षण होते हैं, मतलब जो मात्रात्मक लक्षण होंगे, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जो होंगे, माफ कीजिएगा, जो मात्रात्मक लक्षण है ये वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं और इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। और जो क्वांटिटेटिव मीन्स गुणात्मक लक्षण होते हैं वो वातावरण से बहुत कम प्रभावित होते हैं। तो अच्छे से याद कर लो, वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होने वाले लक्षण क्या होते हैं? मात्रात्मक लक्षण। और जो कम प्रभावित होते हैं वो होते हैं गुणात्मक लक्षण। नेक्स्ट, कपास की प्रथम संकर किस्म का विकास कब हुआ था? तो हाइब्रिड 4 प्रजाति थी H4 और 1970 में इस किस्म का विकास हुआ था। और जो विकास किया तो वो किया था CT पटेल ने। तो संकर कपास के पिता के रूप में किसको जानते हैं? CT पटेल को। प्रोटेंडरी किस क्रॉप में पाई जाती है जिसमें नर पुष्प पहले निकलता? मादा की अपेक्षा प्रोटेंडरी भाई मक्का में। और जो प्रोटोगाइनी है ये पाई जाती है बाजरा में। एक और प्रश्न है कि NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है भाई कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। वन बाय वन करके यहाँ पे कवर करेंगे वीडियो में सारे क्वेश्चंस को। वीडियो बहुत उपयोगी वीडियो है, वीडियो बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिएगा अच्छे से। निश्चित इस वीडियो से आपकी परीक्षा में कम से कम 10 सवाल आपको मिलने वाले हैं, कम से कम 10। और सारे साथी जो क्लास की PDF चाहते हैं PDF परचेज कर लो आप। केवल नाम मात्र के शुल्क पे आपको PDF मिल रही, शुल्क है 10 रुपये। नंबर
स्क्रीन पर थंबनेल पर दिया गया है, तो उसी नंबर पे आपको फ़ोन पे करना पड़ेगा और आपके व्हाट्सअप नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो, तो ये अभी मैंने बताया आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त होगी इसके बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, तो आप लोग उसे परचेज कर लीजिएगा। चलो भाई, नेक्स्ट। सोयाबीन का उद्भव स्थान कहाँ पे चीन में है? सोयाबीन का उद्भव स्थान चीन। ये प्रश्न बहुत आता कि मेल स्टाइल लाइन किसको बोलते हैं, तो जो ए लाइन है इसको बोलते हैं मेल स्टाइल लाइन। जो ए लाइन है इसको बोलते हैं मेल स्टाइल लाइन, और बी को बोलते हैं बी मेंटेनर लाइन। जो मेंटेनर लाइन है ये बोलते हैं बी को, और जो रिस्टोरर लाइन है उसको बोलते हैं आर को। तो आर लाइन को रिस्टोरर लाइन बोलते हैं। इसके बाद म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। जो म्यूटेशन शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने जो है म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया था फर्स्ट टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, कि द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस। ज़्यादा अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब जो F1 पीढ़ी की जो संतान होगी उसके लक्षण अपने माता पिता से भी अच्छे होंगे तो उसको बोल देते हैं हेट्रोसिस, है ना। तो ये टर्म हेट्रोसिस कहलाया जाएगा। परिपक्व बीजांड को क्या बोलते हैं? परिपक्व बीजांड को क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। जबकि परिपक्व अंडाशय को क्या बोलते हैं? परिपक्व अंडाशय को बोलते हैं फल। परिपक्व अंडाशय को क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब आपके सामने वन लाइनियर की एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनका जवाब आपको देना है 1 बाय 1 करके। निम्नलिखित में से एक रेड फॉर रेड मतलब रक्तिम लाल प्रकाश के कारण अंतर परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से एक रेड फॉर रेड प्रकाश के कारण जो है अंतर परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, कौन है वो? फाइटोक्रोम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मीन्स फाइटोक्रोम। क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, कैरोटीनाइड्स ये नहीं होंगे, फाइटोक्रोम ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वह वर्णक जो लाल तथा अति लाल प्रकाश को अवशोषित करता है होता है, क्या होता है? वह कौन सा वर्णक है जो लाल और अति लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइटोक्रोम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश अंकुरण को प्रभावित करता है? नाइजिल्ला जाति में। निम्नलिखित किसमें प्रकाश अंकुरण को संदमित करता है? नाइजिल्ला जाति में। बहुत ही शानदार। अल्प प्रकाशीय शीत वाला वार्षिक पौधा पैंसी संबंध रखा किस वन से? मतलब अल्प प्रकाशीय होगा, प्रकाश कम देता है और शीत ठंडी चाहने वाला पौधा, उसका नाम क्या है? पैंसी। वो किससे संबंधित है? तो वो बाबोला से संबंधित है, बाबोला से। नेक्स्ट, वसंतीकरण क्या होता है ये आपको बताना है। नम बीजों को निम्न तापमान पर रखकर पुष्पन का प्रेरण, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बर्नलाइजेशन। वह पादप जिसमें लॉन्गेस्ट ओवाइबिलिटी पीरियड्स के लिए जाने जाते हैं, वह पादप जिसके बीज के लिए जाने जाते हैं, क्या बोलते हैं? निलंबो क्रूसीफेरा मीन्स कमल। कमल करेक्ट आंसर है। गार्नर तथा एलार्ड संबंधित है किससे भाई? दीप्त कालिका से संबंधित है, फोटो पीरियोडिज्म से संबंधित है। टमाटर के बीज में डोरमेंसी का क्या कारण है? फेरोलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण टमाटर में डोरमेंसी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ने का कौन सा भाग बुवाई के लिए उपयुक्त है? तो ध्यान रहे, ऊपरी 1/3 भाग। ऊपरी 1/3 भाग गन्ने की बुवाई के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सुक्रोज नहीं पाई जाती। उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज। जो गन्ने का ऊपरी भाग है उसमें ग्लूकोज शुगर पाई जाती है और निचले भाग में सुक्रोज। फाइटोक्रोम पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि किसी पादप को लगातार लाल रंग का प्रकाश दिया जाए? फाइटोक्रोम के नष्ट होने तथा संश्लेषण में संतुलन बना रहेगा। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक वनस्पति सब्जी उद्यान में निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश द्वारा सीधी कभी भी नहीं प्रभावी होती है? निषेचन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
पादपों में फूलों के विकास पर दीप्तकाल का प्रभाव क्या कहलाता है? अगर प्लांट हैं और फूलों के विकास पर दीप्तकाल का प्रभाव दिखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दीप्तकालिता, मीन्स फोटो पीरियोडिज्म। पौधों की वृद्धि पर दिन की अवधि के प्रभाव क्या बोलते हैं? तब भी बोल देते दीप्तकालिकता, फोटो पीरियोडिज्म। वसंतीकरण के लिए प्रेरक हार्मोन कौन सा है? तो बर्नेलिन। बर्नेलिन जो है उत्प्रेरक हार्मोन से बर्नाइजेशन होने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सॉर्डिप्लांस पुष्पन को प्रेरित करता? सी के साइटोकाइनिन। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है? ये भी आपको बताना। तो गेहूं एंड मूली, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि बहुत सारे विद्यार्थी क्लास को देख सकें। फाइटोक्रोम का प्रयोग होता है सभी कार्य की घटनाओं जैसे बीज के अंकुरण, पुष्पन, स्तंभन, बाष्पीकरण पौधों द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑप्शन नंबर यार डी करेक्ट है। ठीक है, बुवाई से पहले गन्ने के टुकड़ों को किससे उपचारित करना चाहिए भाई? तो एग्लाल व एरिटान से आप उपचारित कर सकते हो गन्ने के टुकड़ों को। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 18 का सी करेक्ट है। जब अल्प प्रकाशीय पौधों का अंधकार काल प्रकाश के संचित प्रभाव से टूट जाता तो पौधों क्या होगा? बिल्कुल पुष्पन नहीं करेगा। जब अल्प प्रकाशीय पौधों को, मतलब कम प्रकाश से आने वाले पौधों को डार्क पीरियड प्रकाश के संचित प्रभाव से टूट जाता तो पौधा क्या होगा? बिल्कुल पुष्पन नहीं करेगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। वसंतीकरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन तो फ्लोरेजिन है। और बरसीम के बीज से कासनी के बीज को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं गाइज? नमक का घोल का प्रयोग करते हैं, नमक का घोल। नेक्स्ट है, फाइटोक्रोम नाम किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉर्थविक और हेंड्रिक्स। बॉर्थविक और हेंड्रिक्स ने जो है फाइटोक्रोम टर्म को टंग करके इसको बोलते हैं। मतलब फाइटोक्रोम जो नाम दिया वो बॉर्थविक व हेंड्रिक्स ने। ऐसी विधि जिसमें बीज चोल को जल के लिए पारगम्य बनाया जाता है जिससे भ्रूण का बढ़ना कम ना हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्कैरिफिकेशन कहलाता है, स्कैरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अल्प प्रदीप्तकालीय पौधों में पुष्पन नहीं होता है जब क्रांतिक अप्रकाशिक अवधि में सफेद या लाल प्रकाश की रुकावट हो। यही आंसर करेक्ट। बीज वर्धन हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? 3 मीटर रखते हैं। ठीक है, यदि गन्ना शॉर्ट प्लांट, यानी यदि गन्ने की अंधकार अवधि को एक प्रकाश पुंज से तोड़ा जाए तो इसमें क्या होगा? पुष्पन नहीं होगा। फाइटोक्रोम सब कहाँ पे पाए जाते हैं? पुष्पीय पादपों में पाए जाते हैं। जो फाइटोक्रोम्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पुष्पीय पादपों में पाए जाते हैं। शॉर्ट प्लांट में पुष्पन प्रेरित होता है भाई किसके द्वारा? प्रारंभिक मूल्य से छोटी प्रकाश अवधि एवं पूर्ण लंबी रात्रि द्वारा। नेक्स्ट है, एक बीज को 0.1 ट्राइफेनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड के विलयन में रखा जाता है। इसकी जीवन क्षमता बताई जाती है भ्रूणी अक्ष के निम्न रंग पर। गुलाबी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट जवाब गुलाबी। बिल्कुल आप रट के जाइए सारे प्रश्नों को। टमाटर के बीज गूदे में अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? टमाटर में फेरुलिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल तो पाया ही पाया जाता है, लेकिन ये अम्ल इसमें पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए आप लोग। इसके बाद जल तथा ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए बीजों से बीज चोल को हटाना। बीजों को बीज चोल से हटाना क्यों? जल तथा ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए। यह क्रिया क्या कहलाती है? स्कैरिफिकेशन कहलाती है। कम तापमान से पुष्पन का प्रेरण क्या कहलाता है? वसंतीकरण करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शॉर्ट प्लांट पौधा नहीं है। कौन सा पौधा शॉर्ट प्लांट नहीं है? तो जो सोलेनम ट्यूबरसम आलू, ये शॉर्ट प्लांट नहीं है।
प्रकाश सामयिकता पर्याय शब्द प्रस्तुत किया। जो प्रकाश सामयिकता शब्द ये गार्नर तथा एलार्ड ने दिया था। फाइटोक्रोम सक्रिय होता, जो फाइटोक्रोम्स है ये किस रंग के प्रकाश में सक्रिय होता है? लाल प्रकाश में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वसंतीकरण का अर्थ क्या है? निम्न ताप पर उपचार करना। ये निम्न ताप पर उपचार करना क्या कहलाता है? वसंतीकरण। एक पौधा जिसे पुष्पन के लिए 10 घंटों से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? अल्प प्रकाशीय पौधा उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ प्रकाशकालिक पौधा है? आंसर रहता क्या? दीर्घ प्रकाश मतलब लॉन्ग डे प्लांट। तो गेहूं जो है, धान है, गेहूं है, ये लॉन्ग डे प्लांट है। गेहूं लॉन्ग डे प्लांट है। नेक्स्ट, दैनिक प्रकाश अवधि का पुष्पन पर प्रभाव कहलाता है दीप्तकालिता। फोटो पीरियोडिज्म 39 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट 40 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने दीप्तकालिता की खोज की एवं उसका अध्ययन किया? तो गार्नर एवं एलार्ड ने जो है दीप्तकालिता मीन्स फोटो पीरियोडिज्म की खोज की। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतर पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक है? फ्लोरिजिन। फ्लोरिजिन जो है उच्चतर पौधे जो होते हैं उनमें पुष्पन के लिए आवश्यक होता है। रासायनिक पदार्थ जो पुष्पन के लिए आवश्यक है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिजन। उसको बोलते हैं फ्लोरिजन। वसंतीकरण को कौन विस्थापित कर सकता है? सो गाइस जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन है ये वसंतीकरण को क्या है? विस्थापित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पादपों में पुष्पन को प्रभावित करता है? तो मृदा एवं जल जो है पुष्पन को प्रभावित करते हैं। अधिकांश पौधे ऋतुनिष्ठ होते हैं जिसका कारण दीप्तकालिका। ऋतुनिष्ठ का मतलब पतझड़ होना, तो ये फोटो पीरियोडिज्म के कारण होता है। बेबी पेरी प्रदर्शित की जाती है मैनग्रोव में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेड तथा फार रेड प्रकाश को अवशोषित करता? तो फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम विल बी राइट आंसर है, फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्प प्रकाश अवधि वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? क्रांतिक प्रकाश अवधि वाले नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, विंटर वैरायटी को स्प्रिंग वैरायटी में बदलने की तकनीक भाई क्या कहलाती है? बसंतीकरण कहलाती है। ये काफ़ी घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछा गया है। फिर पूछ दिया कि बसंतीकरण की खोज किसने की? तो लाइसेंको ने की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उत्तर भारत में यदि एक पेड़ में 3 बार फूल आते हैं तो वह क्या कहलाता है? कारण क्या होगा? प्रकाश एवं ताप दोनों प्रकार से असंवेदनशील। प्रकाशग्राही वर्णक 2 रूप में पाया जाता है, किसमें? फाइटोक्रोम में। तो ऑप्शन नंबर फाइटोक्रोम राइट है। पौधों को पुष्पन प्रजनन के लिए कम तापमान देना बसंतीकरण कहलाता है। तो बसंतीकरण एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप याद कर लेंगे। पुष्पन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव क्या कहलाता है? फोटो पीरियोडिज्म। ये प्रश्न छपेगा आपके एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ। दीप्तकालिता वाला प्रश्न फोटो पीरियोडिज्म पक्का आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, पौधे में फोटोमॉर्फोजेनेटिक वर्णक होता है, किसका वर्णक होता है? ज़ैंथोफिल का होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन में बढ़ने के लिए कुछ समय तक बीजों को कप तापमान पर रखने की विधि को क्या बोलते हैं? वसंतीकरण बोलते हैं, वर्नेलाइजेशन। वसंतीकरण मीन्स वर्नेलाइजेशन। दीप्तकालिता होती है पुष्पन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव। पुष्पन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव, इसको क्या बोलते हैं? दीप्तकालिता मीन्स फोटो पीरियोडिज्म। जिन पौधों में पुष्पन के लिए प्रतिदिन अंधकार के अल्पकाल की आवश्यकता होती वे क्या कहलाते हैं? उसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, दीर्घ प्रकाशीय पौधा बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फाइटोक्रोम सम्मिलित होता है किसमें भाई? फोटो पीरियोडिज्म में, यानी दीप्तकालिता में जो है फाइटोक्रोम सम्मिलित होता है। प्रकृति में बीज अपना पक्वन मीन्स आफ्टर राइपनिंग पीरियड पूरा करते हैं। मतलब जो सीड है आफ्टर राइपनिंग पीरियड पूरा करते हैं कम तापमान के समय। जब तापमान कम होगा तो सीड जो राइपनिंग का पीरियड है वो अपना कुछ ज़्यादा टाइम वहाँ पे लेंगे कम तापमान के समय। ठीक है,
सुषुप्तावस्था के लिए हार्मोन कौन सा है? तो IA इंडोल एसिटिक एसिड, ये करेक्ट आंसर है। ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है, साथ ही साथ बीज की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए साइटोकाइनिन भी जरूरी है ना। चलो भाई, लेट्यूस के बीज अंकुरण करते हैं जब उन पर क्या होता है? लाल प्रकाश। प्रकाश तथा अंधकार की वातावरणीय लाल के प्रति बीजों की जीवन अनुक्रिया क्या कहलाती? फोटोट्रैक्जिक। फाइटोक्रोम की खोज की थी गेनार्ड द एलार्ड ने। नेक्स्ट है, दीप्तकालिक उद्दीपन ग्रहण करती है पत्तियां, जो फोटो उद्दीपन होती है, जो फोटो पीरियोडिज्म स्टिमुलेटिव मीन्स दीप्तकालिक उद्दीपन ग्रहण करती हैं, पत्तियां ग्रहण करती हैं। ठीक है, पौधों में दीप्तकालिकता संबंधित होती है किसके निर्माण से? फ्लोरिजिन के निर्माण से। पुष्पीय प्रेरण एवं बीज अंकुरण दोनों से ही संबंधित रंजक कौन है? फाइटोक्रोम। पुष्पीय प्रेरण एवं बीज अंकुरण दोनों से ही संबंधित रंजक है फाइटोक्रोम। नेक्स्ट, वायवर्णक जो प्रकाश संवेदी बीजों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी कहलाता, क्या कहलाता? फाइटोक्रोम कहलाएगा। अंधकार में प्रकाश की फ्लैश ऑफ लाइट कौन से पौधे पुष्पन अवरोध करेगी? सॉर्डे प्लांट में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फ्लोरेजिन जो शब्द है प्रदान किया था भाई किसने? बताएं, चेलेखियान ने। चेलेखियान ने जो है फ्लोरेजिन टर्म को प्रदान किया था। नेक्स्ट, क्राइजेंथेमम के पौधे सर्दी में पुष्पन करते हैं क्योंकि ये अल्प प्रकाशक वाले पौधे होते हैं, तभी सर्दी में करते हैं। पूर्ण सत्यता के लिए दीर्घ प्रकाशिक पौधों द्वारा पुष्पन में आवश्यकता पड़ती है किसकी? केवल दीर्घ प्रकाश के प्रभाव की। तो ऑप्शन नंबर सी है, 71 का सी करेक्ट है। 72, पौधों के लाल एवं फर रेड प्रकाश के प्रभाव से अंतिम प्रयोग का ही महत्व होता है। बसंतीकरण की क्रिया का प्रथम बार वर्णन किसने किया था? लाइसेनको ने किया था। ये बसंतीकरण हो गया, दीप्तकालिकता हो गया, फाइटोक्रोम हो गया, ये सारे टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेग्यूम बीजों में सुषुप्तावस्था का कारण है कठोर बीज चोल। लेग्यूम बीजों में सुषुप्तावस्था पाई जाती कारण क्या? तो कठोर बीज चोल। कठोर बीज चोल, कठोर बीज चोल के कारण सुषुप्तावस्था को समाप्त किया जाता है किसके द्वारा? स्कैरिफिकेशन के द्वारा। ये टर्म भी अच्छा है। पुष्पीय प्रेरक एवं बीज अंकुरण दोनों से ही संबंधित रंजक है फाइटोक्रोम। बार बार फाइटोक्रोम का जिक्र हो रहा है। फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? गर्नर एवं अलार्ड ने। फाइटोक्रोम का संबंध किससे? दीप्तकालिकता से है, और दीप्तकालिकता प्रभावित करती किसको? कायिक वृद्धि। जो फोटो पीरियोडिज्म किसको प्रभावित करती? कायिक वृद्धि को। गेहूं के जमाव के समय तापमान होना चाहिए भाई कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कम से कम 14 घंटों का अप्रकाशिक काल चाहने वाला एक पौधा, ए और बी बता रहा है, पुष्पन नहीं करेगा यदि 14 घंटे की रात प्रकाश की चमक द्वारा टूटा जाए। पुष्पन नहीं करेगा यदि 14 घंटों की प्रकाश अवधि वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फाइटोक्रोम संबंध होता है किससे? PR एवं PF इससे संबंधित है। और 83 नंबर है, दीप्तकालिकता का प्रतिपादन किसने किया? गॉर्नर एवं एलार्ड ने। वह हार्मोन जो सुषुप्तावस्था को समाप्त कर सकता है जिब्रेलिक एसिड है, और जीवन क्षमता को जांचने के लिए अम्ल का किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बीजों की जीवन क्षमता होती है, सीड की जो वाइबिलिटी होती है उसको किसका प्रयोग करेंगे बताओ? ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड का करेंगे। और सबसे लंबी जीवन क्षमता वाले बीज किसमें मिलते हैं? तो कमल में मिलते हैं। सो गाइज, ये थी सीड टेक्नोलॉजी की क्लास। अभी सीड टेक्नोलॉजी का एक और वीडियो आपको देंगे, सभी लोग PDF को परचेज कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।